दोस्तों नमस्कार। रीवा राज्य के अंतिम पीढ़ी के महाराजाओं से जुड़े लोक कथाओं में प्रचलित कुछ रोचक किस्से ज्यों के त्यों। ऐसा लगता है कि यदि उस वक्त राज्य का अधिकृत इतिहास लिखा गया होता या सूचना स्रोत विकसित हुए होते तो निम्नलिखित जैसी क्षेत्र के जन जन में समाये पुराने बड़ी हस्तियों के किस्सों को उनमें जगह अवश्य मिली होती, क्योंकि इन किस्सों में नई पीढ़ी के कम आयु के लोगों को बड़ी हस्तियों के जीवनचर्या, रहन सहन तथा एक दूसरे से बर्ताव की धुंधली सी झलक जरूर मिलती लग सकती है। अक्सर फुर्सत के क्षणों में मेरे अनेकों बुजुर्गों जो तत्कालीन राजाओं के फौज या अन्य विभागों में नौकरी करते रहे कि आँखों देखे व कानों सुने किस्से बताया करते थे। उनके अनुसार रीवा राज्य के अंतिम पीढ़ियों में शुमार महाराजा रघुराज प्रताप सिंह जूदेव अजान बाह, आस कवि, रसिक मिजाज तथा बहुत बड़े भक्तों में भी गिने जाते थे। अजान बाह कहा जाता है कि महाराज पंडितों का बहुत आदर करते रहे। उनके दोनों हाथ सामान्य से बड़े अजान बाह बताए जाते थे, अतः सामने से अगर कोई पंडित गुजरता तो वह पाय लागी जरूर करते रहे। एक बार कहीं यात्रा के दौरान वह बाहर स्नान कर रहे थे। स्नान बाद जैसे ही पर्दनी की पहली मुर्जी लगाने लगे, ठीक उसी वक्त उनके सामने से एक चंदन लगाए पंडित जी निकल पड़े। कठिन समय था, यदि पाय लागी करने को हाथ जोड़ते तो मर्यादा भंग का खतरा था, यदि पाय लागी न करते तो संकल्प भंग की आशंका थी। अंततः वह भक्त के शरण में जाकर भगवान से इज्जत बचाने की मन ही मन गुहार लगाने लगे। कहा जाता है कि उनके दोनों कंधों के नीचे से दो हाथ बढ़ मुर्री को संभाले और महाराज ने अपने असली दोनों हाथों से पंडित से पाय लागी किया। इसके बाद वे दोनों हाथ गायब हो गए। आसु कवि एक बार शाम को महाराज गर्मी के दिनों में हवाखोरी करने हेतु बग्घी पर नगर घूमने अपने खास शागिर्द के साथ निकले। रास्ते में एक तालाब पड़ता था जहाँ नगर के पुरुष महिलाएं स्नान आदि करते रहे। उनके वहाँ से गुजरने के दौरान एक नई नवेली दुल्हन भी गुजर रही थी। बग्घी की तरफ नजर जाते ही उसके हाथ से लोटा छूट गया। महाराज के शागिर्द ने मौज में आकर विनोदी प्रश्न किया कि कारण छूट का हाथ से लोटा। उसी विनोद के लहजे में महाराज ने उत्तर दिया, ताल नहान चली एक कामिन लाग पिछौरा में सुंदर गोटा, काम के रंग उमंग भरी त्रि अंचल कोट निहारत जोटा, रात के खेले अघात नहीं अरतास को छैल हवय अति छोटा, यह राह में छैल से भेंट हुई यही कारण छूट का हाथ से लोटा। रसिक मिजाज उस वक्त रजवाड़ों में अनेकों होते डरावने युद्धों के बीच मन बहलाने हेतु समय समय पर मनोरंजन के उम्दा साधनों का इंतजाम किए जाते रहे, जिनमें गीत संगीत तरह तरह के खेलों के अतिरिक्त अन्य अद्भुत प्रबंध होते रहे। इसी कड़ी में बताया जाता है कि महाराज किसी बात पर एक महिला पर तत्कालीन राजाओं के बीच गलती पर प्रजा को सजा देने की प्रथा कायम होती रही। वहीं जब कोई प्रजा अपने कार्यों या बातों से राजा को प्रसन्न कर देता तो प्रसन्न होकर राजा इलाकेदारी, गांव, जमींदारी, पबाईदारी या अन्य बड़े इनाम भी देने की प्रथा कायम किए थे। प्रसन्न होकर उसके गुजारा हेतु एक बड़ा बांध दे दिया था, किंतु कागज में लिखा नहीं। उनके मृत्यु के बाद महाराजा वेंकटरमण प्रताप सिंह जूदेव ने बांध को वापस लेने हेतु दरबार से
उसको बुला कर कागज़ दिखाने को कहा। उसने कागज़ तो नहीं दिखाया, किंतु तब महाराज क्यों खुश हुए थे का बेबाक स्पष्टीकरण दिया और कहा, महाराज आप उस बांध को मुझसे कैसे छीन सकते हैं। कहा जाता है कि राजा तब उसे वह बांध बहाल कर दिया। भक्ति। बताया गया कि महाराज रघुराज प्रताप सिंह जूदेव के शरीर में कई जगह सफ़ेद दाग थे। उनके दरबार में किसी जानकार ने सलाह दी कि महाराज आप अमुक तीर्थ जाकर भगवान से स्तुति करें तो विश्वास है कि आपके ये दाग दूर हो सकते हैं। महाराज को बात जम गई। वह एक प्रसिद्ध तीर्थ गए। दर्शन प्रार्थना करने हेतु मंदिर प्रशासन से अनुमति चाहिए, किंतु संभवतः उनके दागों को कारण बता अनुमति देने से मना कर दिया गया। वह मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और भगवान पर ध्यान लगा प्रार्थना करने लगे। यदि आप कुछ पुजारियों के भगवान हैं तो कोई शिकायत नहीं, यदि आप सबके भगवान हैं तो मेरी ओर पधारिए। जैसे अनेकों श्लोक दोहे सुनाए। कहा जाता है कि उस मंदिर का सामना ही घूमकर महाराजा की तरफ हो गया, जिसके बाद महाराज मंदिर के अंदर जाकर खड़े खड़े 360 दोहों से स्तुति करते रहे, जिस दौरान उनके शरीर के समस्त दाग गायब हो गए। सिर्फ कथित रूप से किसी पाप के कारण ललाट के मध्य नीचे से ऊपर एक लकीर बच गई, जहां बाद में महाराज चंदन लगाते रहे। महाराज वेंकटरमण प्रताप सिंह जूदेव बहुत अक्खड़, ताकतवर व सरल स्वभाव के थे। वह अपने सेना के सिपाहियों को अपने ही समान दर्जा देते रहे, जिससे उन्हें लोग सम्मान से अक्सर सिपाही के विशेषण से संबोधित करते रहे। यह बात इस किस्सा से पुष्ट हो सकती है कि तब के फौज में बेहतरीन बैंड बाजा ग्रुप था। उसमें धुन संवाया गया था, भागा भागा वेंकट आए, मोर बप्पा कहाँ जाई। कहा जाता है कि वह सुबह तैयार होकर घोड़े में सवारी कर फौज के बैरक में एक मुंह लगे दफेदार श्री बंसपति सिंह के कमरे में जाकर कुर्सी में बैठ जाते थे। इधर उधर की घंटों बातें होती रहती, जिनमें तरह तरह की मजाकें भी शामिल होती। दफेदार साहब की दूध वाली लगभग उसी वक्त आया करती थी। एक दिन महाराज साहब बैठे थे और बंसपति सिंह घोड़े की सेवा सफाई कर रहे थे। उसी वक्त दूध वाली आ गई। दफेदार रोज की तरह उससे आग लगी गोलसी पर दूध रखने को कहा, लेकिन उसी वक्त महाराजा मौज में आकर दूध वाली के हाथों से दूध की चुकड़ी छीन लिया। दफेदार साहब को पता नहीं क्या सूझा, घोड़े की सेवा छोड़कर झपट्टा मारते दूध की चुकड़ी पर वह भी हाथ लगा दिए। महाराज क्रोधित होकर चुकड़ी छोड़कर उठे और सीधे किला पहुंचकर दफेदार साहब को बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। गलती की सज़ा मिली और वह अपने गांव चले आए। बात आई गई हो गई। बहुत समय बाद एक दिन महाराजा का उनके गांव जाने का कार्यक्रम बना। दफेदार साहब को मालूम हुआ, चूँकि उन्हें महाराज के उदार स्वभाव मालूम था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गांव के सुअर पालकों के सुअर व बड़ी लाठी व सिर पर बड़ी पगड़ी बांधकर राजा के आने के रास्ते पर सुअरों को चराने लगे। महाराज की बग्घी जैसे ही उनके पास से गुजरने लगी, दफेदार साहब जोरदार सलूट मारे। महाराज गौर से देखते हुए कहा, तुम बंसपति सिंह हो क्या? उन्होंने जवाब दिया, महाराज मेरे एकमात्र जीवन यापन का साधन नौकरी थी, वही चली गई, इसलिए पेट पालने हेतु सुअर चराने का काम कर रहा हूँ। महाराज सब समझ गए। उन्होंने तुरंत दफेदार को अपने पद पर हाजिर होने का आदेश दिया। महाराज उनके अपराध को माफ़ कर चुके थे।
बताया गया कि एक बार अंग्रेज़ों के वाइसराय देश के राजाओं की अक्ल क्षमता की परीक्षा लेने हेतु सभी अधीनस्थ को राजधानी बुलाया। वह एक एक को अपने पास निशस्त्र हालत में बुलाकर पूछा कि यदि आपके ऊपर मैं हमला करूं तो आप क्या करेंगे। सभी अपने समझ के अनुसार जवाब देते रहे। जब महाराजा वेंकटरमण प्रताप सिंह देव की बारी आई और वही प्रश्न दोहराया गया तो तपाक से महाराज ने कहा, मैं आपको वैसा ही जवाब दे सकता हूँ। तब आश्चर्य से अंग्रेज ने पूछा, वह कैसे। तो महाराज ने एक छोटे डिब्बे नमा केस में छिपी पतली बारीक तलवार निकालकर वाइसराय का होश उड़ा दिया। कहा जाता है कि तब राजा ने बताया कि यह तलवार जब केस से बाहर निकलती है तो वार अवश्य करती है, बताएं कहाँ वार करूं। तब अंग्रेज ने पास के खंभे की ओर इशारा किया। राजा ने भरपूर वार किया। बताया जाता है कि वह तलवार खंभे के आर पार हो गई। इसी तारतम्य में बताया गया कि रीवा में नायक से युद्ध के वक्त यहाँ के एक योद्धा नायक का उसी तलवार से सिर काट दिया, लेकिन सिर अलग नहीं हुआ। तभी दूसरे योद्धा ने नायक को मारने को ललकारा। पहले वाले योद्धा जिन्होंने उसी तलवार से नायक का सिर काटा था ने ललकार कर कहा, मैं नायक का सिर काट चुका हूँ, मारो भाला। भाला मारने पर नायक का सिर ऊपर लहराने लगा। सेना में हुंकार हुई कि भैया साहब ने नायक को मार दिया। तभी से शायद इस क्षेत्र में यह वाक्य चर्चा में आ गया कि नायक को मारा ... ने और नाम हुआ ... का। उत्तराधिकारी महाराज श्री गुलाब सिंह देव दरबार में आसन पर विराजमान थे। सभी सभासदों के बीच एक चारण भी मौजूद रहे। वह माह में वेतन 7 आना पाते थे। वह वेतन को बढ़वाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक कवित्त का चुप साध रहा बलवाना, राव रहे या होए रवाना। महाराज ने वाक्य पटुता दिखाते हुए उसी लहजे में जवाब दिया, 7 से हुई न एकौ आना, राव रहे या होए रवाना। जिसके बाद राव अपने घर को चले गए। महाराज मार्तंड सिंह देव सफ़ेद सेठ दुनिया को दिया और उनके बारे में तब के लोगों में यह धारणा पक्की होती पाई गई कि जब जब किसी ने लड़की की शादी हो तो उनसे मदद मांगी, महाराज ने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। 4 कथाएं राज परिवार से जुड़े लाल गांव के इलाकेदार साहब के बारे में। बताया गया कि लाल गांव के लाल सुदर्शन सिंह लंबे कद काठी के साथ बहुत ही बलशाली थे। उस जमाने में हाथी घोड़ा पालना उनके लिए स्वाभाविक था। एक बार वह किसी धुन में रहते टहल रहे थे, वहीं पर नज़दीक ही उनका सजा गठा पछाड़ी लगा घोड़ा भी बंधा था। पता नहीं घोड़े को क्या सूझा, एक दुलत्ती इलाकेदार साहब को मार दिया। उनकी तंद्रा भंग हुई। आंखें लाल कर उसकी तरफ देखा और यह कहते हुए कि साले मैंने तुम्हारे लात को सहा, अब तुम मेरे लात को सहो। इतना कहा एक जोरदार लात उसके अगले पैरों के ऊपरी जोड़ पर मारा। घोड़ा गिरा और मर गया। इसी प्रकार उनका एक हाथी जो गढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर बगीचा में बने हथिसार में रहता था, वह भी उनसे बहुत पगा था। जब उसे सुबह जंजीरों से छोड़ा जाता, वह बड़े बेग से सीधे गढ़ी के मुख्य दरवाज़ा पर अपना मत्था लगा देता। जब लाल सुदर्शन सिंह उसके दांतों को पकड़ 5 कदम पीछे ढकेल देते, तब वह वहाँ से चला जाता। बाद में जब वह शक्तिहीन होने लगे तो हिदायत दी कि हाथी को रोकने के लिए दरवाजे पर बड़े बड़े नुकीले खीले लगवाए जाए, क्योंकि अब मैं हाथी को काबू करने की स्थिति में नहीं रह गया हूँ। इन लगभग 1 फीट के बड़े व मोटे तीखे नुकीले खीलों को तो हम लोग जब बचपन में स्कूल पढ़ने जाते थे
तो गढ़ी में ऊंचे बने दरवाजे पर लगे देखते थे। ऐसे ही एक अन्य कथा उनके समय के युवराज गुलाब सिंह जूदेव तब बहुत छोटे थे। लाल सुदर्शन सिंह अक्सर रीवा जी किला आते जाते रहते, युवराज को बहुत प्यार से दुलारते रहते। एक बार उनके दरबार में तब का सबसे बड़े पहलवान रुस्तम जी बैठे थे। लाल साहब की ताकत से सभी परिचित थे। युवराज चाचा से कुश्ती दिखाने का हट कर बैठे। वह उन्हें दुलारते किसी प्रकार से पिंड छुड़ाने की असफल कोशिश करते रहे। अंततः रुस्तम सिंह से बोले, आओ भाई, गुलाब की जिद पूरा करो, तुम मेरा गुलगुला दबाओ। वह अपने पूरी ताकत से उनका गुलगुला दबाया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वह रुस्तम के गुलगुला में हाथ लगाया, रुस्तम चिल्लाकर रहम की भीख मांगने लगे। एक बार लाल सुदर्शन सिंह अपने दरबारियों के साथ किसी तीर्थ स्थल गए। तीर्थाटन करने के बाद जब वह वापस लौटने लगे तो शाम को एक सुविधाजनक जगह पर कैंप लगाए। मैनेजर ने कहा, हुजूर, राशन पैसा सब खत्म हो गया है, अब घर कैसे पहुँचेंगे। वह थोड़ा चिंतित तो जरूर हुए, लेकिन संयोग से उसी वक्त एक घोषणा, सुनो भाइयों, एक विश्व स्तरीय पहलवान आए हुए हैं, जो कोई उनसे कुश्ती जीतेगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। उन्होंने मैनेजर की तरफ मुखातिब होकर कहा, आप चिंता न करें, घर पहुंचने का इंतजाम हो गया। दूसरे दिन नियत समय पर नियत अखाड़े पर सभी लोग पहुंच गए। लाल साहब भी अपना नाम कुश्ती ही दे दिया। बारी आने पर उन्होंने जोड़ी पहलवान को चेतावनी देते हुए कहा, आप पहले अपना पूरा दांव पेच लगा लो, बाद में शायद मौका न मिले। जोड़ी अपने सब कर्तव्यों को आजमाया। जब उनका नंबर आया तब उसके दाएं हाथ की 5 उंगलियां इनके हाथ में किसी तरह पकड़ में आ गई। वह ताकत से दबाए। जोड़ी चिल्लाने लगा, छोड़ने की भीख मांगने लगा। वह लगातार दबाते जा रहे थे। उन्होंने कहा, चित लेट जाओ, तब छोड़ेंगे। बेतहाशा दर्द से जोड़ी छटपटाता चित लेट गया। वह पीछे मुड़कर रेफरी से पूछा, क्या हार में इतना ही होता है। जब रेफरी ने हाँ कहा तब हाथ छोड़ा। इनाम का पैसा लेकर घर की ओर रवाना हुए। नोट: कथाओं से जुड़े आदरणीय महाराजाओं, इलाकेदारों का नाम कथाओं के ज्यों के त्यों की मौलिकता बचाए रखने की गरज से क्षमा याचना के साथ सम्मान से लेना मजबूरी थी। लोक कथाएँ अपने जगह कुछ सच हो सकती हैं, पर शायद लिखित दस्तावेज के साक्ष्य बिना अधिकृत सत्य नहीं मानी जा सकती। लेखक, धन्यवाद।